हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 14 है। लास्ट लेक्चर जो आपको हमने प्रोवाइड किया था उसके अंदर हम लोगों ने सोलेबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड के बेस पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये वाला कॉन्सेप्ट था पूरा, ये कंप्लीट कर दिया था। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसके अंदर हेनरी लॉज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि कैसे कैसे यहाँ पर ये काम करता है, और हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के हमने आपके सामने डिस्कस किए थे। उम्मीद है वो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज हमें इस लेक्चर में एक नए टॉपिक की शुरुआत करनी है, और जैसे हेनरी लॉ हमने पढ़ाया आपको, ऐसे ही एक और इसके अंदर टॉपिक आता है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, यहाँ से एक नए न्यूमेरिकल पोर्शन की शुरुआत होती है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। ठीक है, अभी इस चैप्टर में और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, वो भी हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये जो राउल्ट्स लॉ वाला पोर्शन है एक बार इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए हुए हम लोग लेक्चर को शुरुआत करते हैं, और आपको हेडिंग डालनी है राउल्ट्स लॉ। हेनरी लॉ की तरह ही ये एक इम्पोर्टेंट लॉ है जिसके ऊपर एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, लगभग 5 से लेकर 6 तक, और नीट में, जेई में, या फिर आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। हेडिंग आप लोग लिख सकते हैं राउल्ट्स लॉ। मार्क कर लेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए राउल्ट्स लॉ क्या होता है। जैसे हेनरी लॉ में ये कहा जाता है किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है जो गैस एक लिक्विड में डिसॉल्व की जा रही है। समझ गए? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये कहा जाता है अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। मैं यहां पर बात कर रहा हूं राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जब हम लोग किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनमें से कुछ तो होते हैं वोलेटाइल और कुछ होते हैं नॉन वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल किन्हें बोलते हैं? मैंने कहा वोलेटाइल वो होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि पेट्रोल एक वोलेटाइल कंपोनेंट है, लिक्विड है लेकिन वोलेटाइल है। पेट्रोल को अगर हम लोग बाहर ऐसे ही ओपनली रख दें तो कुछ देर बाद पेट्रोल उड़ जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप ही, हमें उसे टेम्परेचर देने की नीड नहीं है। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पर अपने लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट। ऐसे ही जो सब्सटेंस या जो कंपोनेंट रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर अपनी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि वेपर्स में कन्वर्ट कब होते हैं वो? जब उन्हें हीट करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट या उनके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर। तो उस कंडीशन में जो अपनी वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल।
वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं? जो लगातार वेपर्स में कन्वर्ट होते रहते हैं एट रूम टेम्परेचर, उन्हें बोलते हैं वोलेटाइल। तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उस वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। क्योंकि वोलेटाइल होगा तो उसकी वेपर बनेगी, और अगर वेपर बनेगी तो प्रेशर बनेगा। ठीक, नॉन वोलेटाइल के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है ये लॉ। समझ गए बात को? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो पहला पॉइंट तो ये, राउट्स लॉ was given for volatile substance। जो वोलेटाइल सब्सटेंस है उनके लिए दिया जाता है। वोलेटाइल मतलब समझ लीजिए आप लोग, जिनकी वेपर्स बन सकती है, चाहे लिख भी सकते हैं volatile substance are those which can vaporized at रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पर वेपोराइज हो जाते हैं, जैसे कि आपका आप मान सकते हो पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल एक वोलेटाइल कंपोनेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अब लॉ की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए volatile component in a solution, कभी कभी मिक्सचर भी हम लोग कह देते हैं इसे। ठीक है, इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब उसी कंपोनेंट का प्रेशर या फिर पार्शियल प्रेशर उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसका मीनिंग क्या है? जैसे गैस वाले केस में, मतलब हेनरी लॉ में कहा कि उसी गैस का प्रेशर उसी गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्या मतलब कहने का? मतलब यह है कहने का, जितना ज़्यादा गैस का अमाउंट होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में क्या बता रहा है? अमाउंट। क्योंकि ये सारे के सारे जो कंसंट्रेशन के पैरामीटर्स हैं ये उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का अमाउंट बता रहे हैं, चाहे मोलैलिटी हो, नॉर्मेलिटी, कोई भी हो, चाहे मोल फ्रैक्शन हो। किसका मोल फ्रैक्शन है? गैस का। तो गैस का अमाउंट बता रहा है हमें। ठीक है, तो कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब गैस का जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, गैस का जितना ज़्यादा अमाउंट होगा, गैस का प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। समझ गए? अमाउंट बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। भाई इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर तो जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसके अंदर जो फंक्शनिंग काम करती है कि जैसे जैसे गैस, जब सिलेंडर हम लोग इनिशियली लाते हैं, नया सिलेंडर लाते हैं, तो उसके अंदर गैस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, पूरा भरा हुआ होता है वो।
तो उस टाइम पर गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है, समझ गए। लेकिन जैसे जैसे गैस कंज्यूम होती रहती है, धीरे धीरे कंज्यूम होती रहती है, तो गैस का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर बोल सकते हैं हम लोग उसे, वो डिक्रीज होता रहता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है कि जिस वोलेटाइल कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसका मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, ये है राउट्स लॉ का कॉन्सेप्ट। ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी आपको अगर एग्जाम में आए तो। क्या मतलब है कहने का इसका मतलब यही है कि बच्चों P पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट X। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं। P इज इक्वल टू, कोई कांस्टेंट यूज करेंगे यहां पर, और यहां पर कांस्टेंट है P नोट इंटू X। अब ये P नोट क्या है? ये जो जीरो हम लोग लगाते हैं ना कहीं कहीं पर किसी लेटर्स के ऊपर या नीचे, इसे बोलते हैं नोट, P नोट, P0 या P नोट, समझ गए। तो ये है, लिख सकते हैं आप ये बात यहां पर क्या कि P क्या है, P नोट क्या है और X क्या है। ये तो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, उस वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर। ये जो P नोट है वो कंपोनेंट जिस सॉल्वेंट में घुला हुआ है, क्योंकि वो सॉल्वेंट तो प्योर है, सॉल्वेंट हमेशा प्योर होता है, और प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर फिक्स होता है, और फिक्स का मतलब कांस्टेंट। तो ये है वेपर प्रेशर ऑफ, Vp का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या कह दो प्योर कंपोनेंट, क्योंकि प्योर कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है और फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर भी फिक्स ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, ऑफ द कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, डेफिनेशन यहां से शुरू होती है। अगर एग्जाम में 1 मार्क्स में राउट्स लॉ की डेफिनेशन अगर आए, क्योंकि आई हुई है कई बार, ऐसे ही हेनरी लॉ की, ऐसे ही राउट्स लॉ की, दोनों लॉ इंपॉर्टेंट ही है। तो अगर एग्जाम में 1 नंबर में अगर डेफिनेशन आए तो आपको यहां से स्टार्ट करना है, और ये जरूर नोट करना है पॉइंट। इसे भी लिख सकते हैं, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, तो अभी आपका काम यह है कि आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को अच्छे से नोट कर ले। ठीक है, उसके बाद में मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा इसका ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें काम नहीं है। तो आप लोग पहले से नोट कर लो, फिर मैं ग्राफ डिस्कस करता हूँ, और फिर ये जो राउट्स लॉ है इसे थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं हम लोग अपने लेवल पर। ठीक है, आप लोग नोट करिए बच्चों से। ओके स्टूडेंट, एक ग्राफ, क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करूं, तो कैसे हम लोग वो ग्राफ प्लॉट करेंगे, कैसी हमें लाइन मिलेगी, कैसा हमें, ठीक है। तो कर्व हमें प्लॉट करना है, नोट करके लिख सकते हैं तो ये बात, प्लॉट ऑफ P वर्सेस X। ठीक है, आपको पता ये फॉर्मूला है,
P इज इक्वल टू पी नोट इंटू एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन में जीरो ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ऐड कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। अब इसका कंपेरिजन किया स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने मैथमेटिक्स में या फिर 10th क्लास में वगैरह पढ़ी होगी। ये होती है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन की ग्राफ की इक्वेशन है चाहिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, y एक्सिस पर तो प्लॉट करना है p, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है p और x के बीच में। y एक्सिस पर p और x एक्सिस पर x। ठीक है, मतलब कह सकते हैं हम लोग यहां पर y इज इक्वल टू p और x इज इक्वल टू कैपिटल X। ये प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर हम लोग यहां पर इस ग्राफ में प्लॉट करें, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, इस c को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट हमें बताता है कि ग्राफ की जो कर्व है, जो लाइन, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से हटके। इंटरसेप्ट जीरो है, तो अगर जीरो है तो यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन x। आपको ऐसा कर्व मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये राउट्स लॉ के लिए ग्राफ है। ठीक है, सिंपली मैंने एक छोटा सा सिंपल सा मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट अपनाकर अप्लाई करके आपके सामने ग्राफ प्लॉट किया है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं या फिर एग्जाम में देकर इसके बारे में कुछ पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रा इसे नोट कर लीजिएगा और फिर हम लोग थोड़ा सा राउट्स लॉ को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं एक मैथमेटिकल फॉर्म के रूप में। ठीक है, करिए ड्रॉ। ओके, अगर हम लोग राउट्स लॉ को अप्लाई करें किन्हीं दो कंपोनेंट के लिए, मतलब हमारे पास दो वोलेटाइल कंपोनेंट हैं, एक 1 और एक 2। ठीक है, इफ एक पॉइंट है सही, इफ राउट्स लॉ is apply for two volatile components। अगर इसे दो कंपोनेंट्स के लिए अप्लाई किया जाए तो, मतलब कहने का मतलब ये है कहने का, P1 इज इक्वल टू पी नोट 1 इंटू x1, इक्वेशन 1। इसका मतलब क्या है, ये पहला वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो पहला वोलेटाइल कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल टू होगा। ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग मानेंगे। ऐसे ही हम लोग मान सकते हैं पी नोट या P2 इज इक्वल टू पी नोट 2 इंटू x2। हमने दो के लिए अप्लाई कर लिया। ठीक है, और अब क्या किया, 3 के लिए भी कर सकते हैं अप्लाई, ऐसा नहीं है। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 5 पहली बुक। वहाँ पर आपने ये पढ़ा होगा कि जब किसी कंटेनर में 2 या 2 से ज़्यादा गैसियस कंपोनेंट प्रेजेंट हो,
भाई ये वोलेटाइल है, ये भी गैसियस कंपोनेंट ही है। दो या दो से ज़्यादा अगर गैसियस कंपोनेंट प्रेजेंट हो तो उन दोनों का जो अलग अलग प्रेशर होगा, दो या दो से ज़्यादा, उन सब का जो अलग अलग प्रेशर होगा, उन सब का सम कंटेनर के टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। मतलब कहने का कि टोटल प्रेशर ऑफ ए कंटेनर इज इक्वल टू, या फिर इज द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं। यहां कितने कंपोनेंट है? दो, तो बस दिस प्लस दिस। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट 1 इंटू x1 प्लस पी नोट 2 इंटू x2। ये हो गया एक फॉर्मूला, ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हमारे न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगा, ठीक है, मिक्सचर के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले की अलग अलग फॉर्म में आपके सामने डिस्कस कर सकता हूं, ठीक है। P टोटल इज इक्वल टू पी नोट 1 इंटू x1 प्लस पी नोट 2 इंटू x2। आपको पता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है। दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है। मान लिया अगर इस इक्वेशन में कोई न्यूमेरिकल दे दिया इस इक्वेशन के बेस पर, और आपसे पूछ लिया कि बताइए मोल फ्रैक्शन ए का कितना, बी का कितना है। अब इक्वेशन तो एक है, वेरिएबल दो है, तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो किसी एक मोल फ्रैक्शन को चेंज कर लो, किसी को भी कर लो, मर्जी आपकी। हमने इसे कर लिया चेंज, हमने x2 की वैल्यू निकाली, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। इसे इक्वेशन मान लीजिए आप लोग, ये 1 2 ये 3 लिख रहा हूं मैं, पुट इन 3। इसे थर्ड में पुट कर दो। P टोटल इज इक्वल टू पी नोट 1 इंटू x1 प्लस पी नोट 2 इंटू 1 माइनस x1। तो अब ये इक्वेशन ऐसी बन चुकी है कि आप इस इक्वेशन से एक वेरिएबल कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है x1। x1 जैसे ही निकल जाएगा आप लोग इसे इसके थ्रू x2 निकाल लेना, समझ गए। तो ये भी एक राउल्ट्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मेट है जो हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारे पास में दो वोलेटाइल कंपोनेंट हो, मतलब जब दो कंपोनेंट की बात हो रही है किसी न्यूमेरिकल में, और सही बात आप लोग न्यूमेरिकल देखकर, सुनकर और पढ़कर ही समझ सकते हैं, ठीक। इसका भी एक ग्राफ आपको मैं सुनाऊंगा, मतलब यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊंगा। अभी आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, करिए नोट। ओके स्टूडेंट, यह आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये पूरा फॉर्मेट आपको पता लग गया होगा कि ये क्या है। ये P टोटल इज द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। P नोट 1 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर 1, जो पहला कंपोनेंट है प्योर। P नोट 2 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर 2। x1 मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ 1 पहले कंपोनेंट का। x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। ये चीजें भी आप लोग साथ साथ इसके नोट कर लेना। तो एक तो ये फॉर्मेट, एक इसी टॉपिक के अंदर एक और कॉन्सेप्ट कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसी कॉम्बिनेशन में वेपर फेज में उन कंपोनेंट का, वेपर फेज का मतलब गैसियस फेज में,
वेपर फेज में उन कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, क्योंकि वेपर फेज में अलग होगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसे मैं यहां से रफ कर रहा हूं। और वेपर फेज में किसी भी कंडीशन में अगर आपको ये कह दिया जाए न्यूमेरिकल में कि बताइए, ये तो किसी भी फेज में मोल फ्रैक्शन है, लेकिन केवल वेपर फेज में अगर निकालना हो मोल फ्रैक्शन तो कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज मतलब वेपर कंडीशन, मतलब गैसियस कंडीशन। गैसियस कंडीशन में हम लोग कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन? तो इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। मैं कहा जितने भी कंपोनेंट, हम तो दो ही लेके चल रहे हैं यहाँ, कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। और वेपर फेज कहने का मतलब गैसियस स्टेट, तो केवल गैसियस स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये तो है पहले वाले कंपोनेंट का। वहां तो हमने मोल फ्रैक्शन मान रखा था x1 एंड x2, यहां हम लोग इसे मानेंगे y1 और दूसरे वाले के लिए y2। तो y1 जब निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा P1 अपॉन P टोटल। ठीक है, समझ गए आप लोग बात को? P1 क्या है? P1 का मतलब होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट 1, जो कि इक्वल टू होता है P01 इंटू x1 और P टोटल तो ऐसे जाएगा। ऐसे ही y2 इज इक्वल टू आएगा P2 अपॉन P टोटल, जो कि इक्वल टू आएगा P02 इंटू x2 अपॉन P टोटल। ओके स्टूडेंट, तो ये है पहले वाले कंपोनेंट का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। ठीक है, थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, थोड़ा चेंज आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। x1 x2 क्या है? नॉर्मल मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और बाकी सब आपके सामने है। तो ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां भी मुझे आपके सामने बच्चों एक ग्राफ डिस्कस करना है। ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आप लोग के सामने एक ग्राफ डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर को तो हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पर। नेक्स्ट लेक्चर में अपनी बात को हम लोग यहीं से शुरू करेंगे बच्चों, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने राउल्ट्स लॉ के ऊपर पहले तो जो ग्राफ मैंने आपको बोल रखा है वो डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। राउल्ट्स लॉ कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशंस को फॉलो करता है, ठीक है, मतलब किन सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है, और उसके बाद में इसके ऊपर बेस्ड 3-4 न्यूमेरिकल्स टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं और डिस्कस करते हैं बाकी टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।